Hello friends, welcome once again to my videos on history for class 10th of NCERT textbook. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, तो इस चैप्टर के सप्लीमेंट्री यानी कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं। इन क्वेश्चंस को मैंने 5 पार्ट्स में डिस्कस किया है। इस वीडियो में सेकंड पार्ट को डिस्कस किया है जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 8 से और 11 तक है। तो आइए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 इज हाउ डिड द एम्प्लॉयर्स रिक्रूट एंड रिटेन लेबर इन अफ्रीका, यानी अफ्रीका में एम्प्लॉयर्स अपनी लेबर को कैसे रिक्रूट करते थे और उनको कैसे रिटेन करते थे। सो द आंसर इज they did it in the following ways. Number 1, heavy taxes were imposed which could be paid only by working for wages in plantations and mines. तो गवर्नमेंट ने अफ्रीका में लोगों के ऊपर बहुत हेवी टैक्सेस इंपोज कर दिए और उन हेवी टैक्सेस को पे करने के लिए लोगों को वहां प्लांटेशंस और माइंस में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। वहां काम करके वो लोग वेजेस अर्न करते थे और उन वेजेस के थ्रू ही उन टैक्सेस को वो पे कर पाते थे। Secondly, inheritance laws were changed which allowed only one member of the family to inherit the land and others were pushed into labor market. दूसरा वहां पे क्या किया गवर्नमेंट ने कि जो इनहेरिटेंस लॉस थे उनको भी चेंज कर दिया और अब जो फोर फादर्स की लैंड थी उसको फैमिली का सिर्फ एक ही मेंबर इनहेरिट कर सकता था, बाकी लोगों का उस लैंड के ऊपर कोई राइट नहीं होता था। तो बाकी के जो लोग थे उनको लेबर मार्केट में जाके काम करना पड़ता था और इस तरह से वो अपना गुजारा कर सकते थे। एंड थर्डली, माइन वर्कर्स वर ऑल्सो कन्फाइंड इन द कंपाउंड्स एंड नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि जो माइन में काम करने वाले वर्कर्स थे उनको भी उसी कंपाउंड में कन्फाइन कर दिया, बाहर जाने नहीं दिया, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से अफ्रीका में गवर्नमेंट ने अपने यहां काम करने वाले लोगों को रिक्रूट किया और उनको रिटेन करते रहे। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज होसे? होसे क्या था? द आंसर इज द इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर्स इन द कैरेबियन डेवलप्ड न्यू मेथड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव फॉर्म्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन बाय ब्लेंडिंग डिफरेंट कल्चर्स। तो कैरेबियन आइलैंड्स में रहने वाले जो इंडियन इंडेंचर्ड लेबर्स थे उन्होंने वहां पे अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस करने के लिए चाहे तो इंडिविजुअली या साथ में मिल करके कलेक्टिवली बहुत सारे नए नए मेथड्स इवॉल्व किए और इस तरह से उन्होंने अपनी कल्चर को ब्लेंड किया, क्योंकि इंडिया के सभी पार्ट से वहां लोग गए हुए थे तो उन्होंने अपनी कल्चर को भी ब्लेंड कर लिया वहां पे। सेकेंडली, होसे वॉज वन ऑफ सच ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनुअल मोहर्रम प्रोसेशन इनटू राइचियस कार्निवल इन ट्रिनिडेड। इसके साथ में उन्होंने क्या किया कि मुहर्रम का जो प्रोसेशन होता है जो कि मुस्लिम्स एवरी ईयर इंडिया में भी निकालते हैं, उसका उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया और उसको उन्होंने एक राइचियस कार्निवल में कन्वर्ट कर दिया ट्रिनिडेड में, जो कि कैरेबियन में एक कंट्री है। तो वो उस प्रोसेशन को निकालने लग गए। एंड थर्डली, इन दिस कार्निवल वर्कर्स ऑफ ऑल रेसेस एंड रिलीजन्स पार्टिसिपेटेड। ना सिर्फ मुस्लिम्स बल्कि जितने भी रिलीजन्स और रेसेस के वर्कर्स वहां पे इंडिया से गए हुए थे वो सभी उस प्रोसेशन में, जिसको होसे कहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते थे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड रिंडरपेस्ट कम एंड स्प्रेड इन अफ्रीका? अफ्रीका में रिंडरपेस्ट कैसे आया और कैसे स्प्रेड किया? तो द आंसर इज रिंडरपेस्ट रीच्ड अफ्रीका इन लेट 1880s। तो रिंडरपेस्ट जो कि एक कैटल का इन्फेक्शियस डिजीज थी वो अफ्रीका में 1880s लेट 1880s में पहुंची। नंबर 2, इट वॉज कैरिड बाई इन्फेक्टेड कैटल इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड द इंडियन इटालियन सोल्जर्स हु इन्वेडेड एरिट्रिया इन ईस्ट अफ्रीका। तो ये कैसे पहुंची कि ईस्ट अफ्रीका के एरिट्रिया नाम की जगह पे
इटालियन सोल्जर्स ने इन्वेड किया था, उनको फीड करने के लिए ब्रिटिश एशिया से कुछ कैटल को ईस्ट अफ्रीका ले जाया गया। ये जो कैटल ईस्ट अफ्रीका में गए, ये इन्फेक्टेड थे, जिनको कि रिंडरपेस्ट नाम की डिजीज थी, और उनके थ्रू ये डिजीज अफ्रीका में पहुंची। नंबर 3, एंटरिंग फ्रॉम द ईस्ट, रिंडरपेस्ट मूव्ड लाइक और इट मूव्ड टू वेस्ट like forest fire and reached Atlantic coast by 1892। और ये जो रिंडरपेस्ट था ये अफ्रीका के ईस्ट से पहुंचा, क्योंकि एशिया अफ्रीका के ईस्ट में है, तो पहले अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट में ये गया, और एक फॉरेस्ट फायर जो कि बहुत तेजी के साथ स्प्रेड जैसे करती है उस तरह से ये स्प्रेड किया, और अटलांटिक कोस्ट जो कि वहाँ का वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे बाई 1892 तक ये पहुँच गया। 4th, it reached the Cape, Africa's southernmost tip, 5 years later and killed 90% of the cattle along the way। ना सिर्फ वेस्ट में बल्कि ये जो अफ्रीका का सदर्न मोस्ट पार्ट है जिसको केप भी कहते हैं, वहाँ पे भी पहुँच गया 5 इयर्स के बाद में, और रास्ते में जितने भी कैटल थे उनमें से 90% को इसने किल कर दिया। तो इस तरह रिंडरपेस्ट अफ्रीका में पहुँचा और वहाँ पे स्प्रेड किया। Coming to question number 11, how was trade surplus with India beneficial to Britain? इंडिया से होने वाला जो ट्रेड सरप्लस था वो ब्रिटेन के लिए कैसे बेनिफिशियल था, क्योंकि इंडिया से जो इंडिया का सामान था, रॉ मटेरियल्स जो थे और भी बहुत सारा सामान हम जानते हैं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सपोर्ट किया करती थी, और उससे उनको जो सरप्लस होता था उसको उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किस तरह यूज़ किया, ये हमें देखना है। सो नंबर 1, it helped to pay the so-called home charges that included remittances home by British officials and traders। तो जो पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट को बचता था, से जो उनको फ़ायदा प्रॉफिट होता था ट्रेड से, उसको जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स और ट्रेडर्स इंडिया में रहते थे उनको कुछ पैसा घर भेजना पड़ता था, अपने रेमिटेंस करना पड़ता था, यानी कि घर भेजना पड़ता था। तो वो कैसे भेजते थे पैसा? जो ट्रेड से होने वाला सरप्लस था उस पैसे को वो एज होम चार्जेस अपने वापस ब्रिटेन में भेज दिया करते थे। सेकेंडली, इट हेल्प इन इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डेट्स। इसके अलावा इंडिया के लिए जो एक्सटर्नल डेट्स लिए हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसके इंटरेस्ट को भी इसी पैसे से पे किया जाता था। एंड थर्डली, इट ऑल्सो हेल्प इन पेमेंट ऑफ पेंशंस ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। साथ ही जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स इंडिया में काम करके रिटायर हो जाते थे उनकी पेंशन को भी इसी पैसे से पे किया जाता था। तो इस तरह इंडिया से होने वाले ट्रेड सरप्लस को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने बेनिफिट के लिए यूज किया। सो फ्रेंड्स, दिस वे आई डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 8 to 11 of the supplementary questions. For rest of the questions and their answers, please keep on watching my videos. Thank you.